देश का मूड क्या है, आप देख रहे हैं देश का मूड क्या है। ये सर्वे है एबीपी न्यूज नीलसन का कि आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाएं तो नतीजे क्या होंगे। लोकसभा चुनावों से पहले ये सबसे बड़ा सर्वे जिसमें कल हमने 4 राज्यों की बात की और आज पूरे देश की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा सर्वे। अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हर जगह ली गई वोटरों की राय। दिल्ली से बिहार तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, असम से गुजरात तक, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक। एबीपी न्यूज और नीलसन ने कराया है देश के 21 राज्यों में सर्वे। 152 लोकसभा सीटों पर पूछी गई 33,408 वोटरों की पसंद। 1 मई से 10 मई के बीच पूछी गई वोटरों की राय। सबसे बड़ा सवाल जो वोटरों से पूछा गया, अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा। रविवार को हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में अभी चुनाव की हालत में बीजेपी और एनडीए को मिलेगा बड़ा फायदा और कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान। 4 राज्यों का तो हो गया हिसाब, अब बारी है राष्ट्रीय तस्वीर की। देश का मूड क्या है। आज आप देखेंगे क्या यूपीए की फिर वापसी होगी या एनडीए पर लोग करेंगे भरोसा। क्या तीसरा मोर्चा बन सकता है विकल्प। आखिर किसकी बनेगी सरकार। पीएम की पहली पसंद कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। अगर बनी तीसरे मोर्चे की सरकार तो कौन होगा पीएम। लोगों को कैसा लगा मनमोहन सिंह का काम। लोकपाल बिल में देरी का जिम्मेदार कौन। हर सवाल का मिलेगा जवाब। बस देखते रहिए देश का मूड क्या है। देश का मूड क्या है तो कल हमने 4 राज्यों की बात की थी, 543 में से 175 सीटों की बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश की बात करेंगे। एक एक राज्य में हम कल जा रहे थे, आज भी एक राज्य पश्चिम बंगाल पे हम फोकस डालेंगे और उसके बाद 5 राज्य जब हो जाएंगे, कल के 4 और पश्चिम बंगाल, उसके बाद पूरे देश की तरफ रुख करेंगे। और कई अहम सवाल जो हमने सर्वे में पूछे हैं सीटों के अलावा, जैसे प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन सबसे आगे है, वो सब सवाल भी होंगे और उन पर भी चर्चा होगी। चर्चा न्यूज रूम में हमारे साथ खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ न्यूज रूम में यहाँ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ साथी विजय विद्रोही, महेंद्र वैद्य जी, रशीद खदवई, उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं कल की तरह, अशोक वानखड़े जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं और अलका आर्य जी हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह इरफान साहब हैं जिनकी कलम बस अब चलने ही वाली है। लेकिन एक रिकैप कर लेते हैं। कल ये जो 4 राज्यों की हमने बात की, जो 175 सीटों की बात की, जिन पर प्रतिक्रियाएं देश भर में आना शुरू हो गई हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं, वो 175 सीटें उन 4 राज्यों में क्या निकला था सर्वे में। एक बार फिर चलते हैं नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, 4 राज्यों में देश का मूड क्या है ये हमने जनता को कल बताया था। बता दें आपको, दिल्ली की अगर बात करें, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 5 सीटें। कांग्रेस को भारी नुकसान, महज 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। ये बात दिल्ली की। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें, 48 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस और एनसीपी के कंबाइन को मिलेंगी 16 सीटें, बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर मिलेंगी 29 सीटें और एमएनएस के खाते में 1 सीट। यहां पर भी बीजेपी गठबंधन को फायदा महाराष्ट्र में। इसके बाद बात करें अगर बिहार की, जहां पर 40 सीटें हैं, तो वहां पर जेडीयू के खाते में 24 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 10 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहां पर भी अगर जेडीयू बीजेपी साथ साथ हैं तो उन्हें फायदा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80। यहां समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 24 मिलने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 23 सीटें, बीएसपी के खाते में 21 सीटें, कांग्रेस को भारी नुकसान, महज 6 सीटें और आरएलडी के खाते में 5 सीटें। तो ये है
पूरा मूड। और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के बारे में हम आपको 7:30 में बताएंगे कि वहां पर तस्वीर क्या होगी। लेकिन 175 सीटें जिनके बारे में हमने बात की है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पर क्या तस्वीर थी 2009 में? यूपीए के खाते में आई थी 60 सीटें। 2013 में देखिए तकरीबन आधी सीटें हो रही हैं, 32 सीटें, भारी नुकसान। वहीं एनडीए 62 सीटें मिली थी और 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आज के माहौल में, यानी अच्छा खासा फायदा। ये तस्वीर 4 राज्यों की नफा नुकसान की। किशोर, तो ये तो 175 सीटों की बात थी, यहीं पर यूपीए से एनडीए काफी आगे निकल रहा था। लेकिन एक जो अहम बात बिहार के बारे में निकल के आई कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश रहे तो दोनों को बहुत फायदा है। वो जैसे ही सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं, उधर जेडीयू में कुछ नरमी देखी गई। जेडीयू में क्या, खुद नीतीश कुमार में देखिए। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे जो नीतीश कल तक बीजेपी को कदम कदम पर धमकाया करते थे, लेकिन आज वही नीतीश नरम दिख रहे हैं। गठबंधन बहुत जमाने से चला आ रहा है, लेकिन गठबंधन के सभी दल का अलग अलग अस्तित्व है। हर पार्टी का एक अपना स्वतंत्र कार्यक्रम होता है। समय समय पर लोग अपने कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं, अपनी बात का उल्लेख करते हैं, और गठबंधन होता है या जारी रहता है वो इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर कोई बात की जाती है। साथ बैठेंगे तो बहुत सारे मसलों पर चर्चा होगी, अभी उसका कोई वक्त नहीं है। नीतीश की इस नरमी का कारण बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के सर्वे में बिहार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि नीतीश की नरमी का एक कारण ये भी हो सकता है। एबीपी न्यूज और नीलसन का सर्वे बताता है कि बिहार में साथ लड़ने के बाद इस बार जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को 40 में से 34 सीटें मिल सकती हैं। इसमें जेडीयू को 24 और बीजेपी को 10, कांग्रेस को 3 और आरजेडी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसा तब मुमकिन है जब गठबंधन का समीकरण 2009 वाला हो। 2009 के चुनाव में जहां 40 सीटों में से जेडीयू को 20, बीजेपी को 12, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को मिली थी 2 सीट। लेकिन नीतीश अगर बीजेपी से अलग होकर बिहार में लड़ते हैं और कांग्रेस आरजेडी साथ हो जाए, तब नीतीश के पास नरम होने के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। इस स्थिति में कांग्रेस आरजेडी को 23 और बीजेपी को मिल सकती है सिर्फ 6 सीटें, जबकि जेडीयू को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। नीतीश के लिए खतरे की घंटी वाला एक विकल्प ये भी है, जब बीजेपी जेडीयू साथ हो लेकिन कांग्रेस का आरजेडी से समझौता हो जाए। इस समीकरण पर बीजेपी जेडीयू को 20 सीटें और कांग्रेस आरजेडी को 18 सीटें मिल सकती हैं। अब हो न हो, नीतीश बिहार की इस राजनीतिक हकीकत से वाकिफ हो गए हैं और ऐसे में कौन चाहेगा कि उसका बसा बसाया घर उजड़े और वहां कोई दूसरा आकर अपना आशियाना बना ले। तो देश का मूड क्या है, हमने सबसे पहले बिहार की बात की। बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार के तेवर अब क्या दिख रहे हैं। हालांकि एक महाराजगंज में चुनाव भी है, उपचुनाव, और वहां पर भी उनकी कुछ मजबूरियां हैं गठबंधन की, वो भी अभी नजर आ रही हैं। लेकिन ये नतीजे जो आए सर्वे के और ये जो माहौल दिख रहा है कि बीजेपी का साथ उनको भी चाहिए, ये नीतीश कुमार को इस तरह का रुख अपनाने पर मजबूर कर रहा है। और मिलेश जी, बिल्कुल, देखिए महाराजगंज चुनाव की आपने बात की तो उसमें बीजेपी का सपोर्ट लेना है। जो उम्मीदवार जेडीयू के हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं और जाहिर है चुनाव बहुत कांटे का है, क्योंकि आरजेडी ने प्रभुनाथ सिंह को, जो एक समय नीतीश कुमार जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है अपनी तरफ से। तो कांग्रेस ने एक वहाँ जरूर खेल खेला है जो नीतीश कुमार जी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। वो ये कि उमाशंकर सिंह जो पहले आरजेडी के एमपी थे, जिनके निधन के कारण ये सीट पर चुनाव हो रहा है, उनके परिवार, उनके बेटे को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। तो एक जो कंपल्सन नीतीश कुमार पर काम कर रहा है, जो प्रो बीजेपी या बीजेपी के सॉफ्ट लाइन एक ले रहे हैं। हालांकि कीर्ति आजाद से अभी आपने देखा होगा अभी कल ही झगड़ा हुआ है, काफी किरकिरी हुई। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि महाराजगंज चुनाव में अगर आरजेडी को बढ़त मिल जाती है तो एक माहौल पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा एक पहलू और है कि नीतीश कुमार के दिमाग में आपके सर्वे, इसके पहले बहुत सारी असलियत, जमीनी असलियत उनको पता चल रही होगी अपने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के, अखबारों से, टेलीविजन चैनलों की रिपोर्ट से, वो ये कि बीजेपी के बगैर जेडीयू की राजनीतिक हैसियत बिहार में वो नहीं है जो पूरे देश में अब तक प्रोजेक्ट हुई है। तो ये जो एहसास है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बाध्य कर रहा है एक रिव्यू करने के लिए, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के सवाल पर बीजेपी में एक रिव्यू चल रहा है। दूसरी बात एक और है कि आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी,
ये तीन पार्टियों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बिहार में है। ये मत बोलिए 10% के आसपास कांग्रेस का परमानेंट वोट है लगातार, जब से वो कमजोर है बिहार में, तब से भी अगर देखा जाए 19-20% हमेशा आरजेडी का बेस वोट है, और एलजेपी का भी ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो जेडीयू बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज पेश करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम विश्लेषण, तमाम एहसास नीतीश कुमार भी कर रहे होंगे, और इसीलिए वो ये समझ रहे होंगे कि जेडीयू अकेले बिहार में उतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जितना कि अब तक वो सोच रहे थे। वो बगैर बीजेपी के बहुत मजबूत होकर नहीं उभर सकते। आलोक जी, तो क्या नीतीश कुमार ये एहसास कर रहे हैं कि बीजेपी की उनको भी बहुत ज़रूरत है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि नीतीश कुमार और शरद यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और वो राष्ट्रीय राजनीति में कैसे भागीदारी अगली सरकार में हो, वो बीजेपी की सरकार बने तब भी विकल्प खुला रखना चाहते हैं, और कांग्रेस नेतृत्व वाली कोई दूसरी सरकार या दूसरे और तीसरे गठबंधन की बने। इसलिए यानी चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ, लेकिन बाद में कहीं भी जा सकते हैं। यदि जरूरत हुई तो जैसे होता है, सबसे ज़्यादा सीटें यदि होगी तो वो राष्ट्रीय सरकार में वो भागीदारी अब चाहते हैं नीतीश कुमार। पहले वो रह चुके हैं, अब या तो उनका साथी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, देवीलाल जैसे बने थे। शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों उस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, और किसी भी कीमत पर एक फार्मूला हो सकता है, भाई मोदी नहीं बनता है तो हम कैसे भागीदारी बने, बस ये उनका बड़ा फार्मूला है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन ओपन रख करके नीतीश कुमार एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। तो ये सर्वे में हम आगे बढ़ेंगे, इन 175 सीटों से आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिहार में बिजली उतनी ना हो, लेकिन करंट बहुत है इस पूरे आंकड़ों को देखकर। अशोक जी, ये नीतीश कुमार के रुख से आपका क्या रीडिंग है? नीतीश समाजवादी है, समाजवादियों ने हमेशा अपने पत्ते क्लोज खेले हैं, और वो कब टर्न मारेंगे, कब यू टर्न लेंगे, कुछ पता नहीं। इसी 2 दिन पहले जो बीजेपी को यानी भला बुरा कहते हैं, वो आज बीजेपी के साथ नरम भी पड़ते हैं। हो सकता है कि फिर कल देखें कि फायदे की राजनीति है तो फिर वो एक कड़ा स्टैंड लेंगे। 175 सीटों का कल हमने हिसाब किताब देखा था, उनमें बिहार का हिसाब किताब भी शामिल था, और उस बिहार के हिसाब किताब में जिसमें ये इस बात सामने आ रही थी कि जेडीयू को बीजेपी अगर साथ, जेडीयू और बीजेपी साथ रहे तो एक तरह से फिर स्वीप कर सकते हैं बिहार को। वो उस पर जो नीतीश कुमार का बयान आया उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। आगे हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मधुकर जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो कुछ नया नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व हम लोग दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो साथ रहेंगे और बहुत पुराना गठबंधन है और वो नरम पड़ गए हैं। मुझे उनके बयान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे लगता है कि इन जो नीतीश कुमार अब कह रहे हैं और जो वो पहले कह रहे थे, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। मोदी का विरोध और ये गठबंधन के पक्ष में उनका रहना कोई बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं है। यही बात नीतीश कुमार पहले से कहते आ रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नीतीश कुमार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए हैं, और सियासत में वहाँ से वापसी अब नीतीश कुमार के लिए खुद बहुत मुश्किल होगी। ये आसान नहीं होगा। आप ये मधुकर जी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा विरोध में आगे बढ़ चुके हैं मोदी के, नीतीश कुमार, कि अब ऐसा कोई वो स्टैंड ले ही नहीं सकते जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े उन्हें। हाँ, मुझे भी ये लगता है, और कुल मिलाकर जो जदयू के नेताओं से जो बात होती है ऑफ रिकॉर्ड, उनका भी यही कहना है कि जब तक बीजेपी प्रधानमंत्री पद के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम को प्रोजेक्ट नहीं करती, तब तक वो गठबंधन में रहेंगे। इससे अगर वो अमित शाह को भी बना दे यूपी का, जो बिल्कुल सट गए, अब तो बिहार के दरवाजे तक आ गए हैं नरेंद्र मोदी एक तरह से अमित शाह के बहाने, तब तक नीतीश कुमार चुप रहने वाले हैं। या वो चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बना दे, तब तक भी वो खामोश रहेंगे। ये राजनीति उनकी चलती रहेगी। बस प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बने तब तक ये गठबंधन चलेगा। महेंद्र वैद्य जी, मैं समझता हूँ उनकी आपत्ति नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के लिए है। अगर वो नहीं है तो इनको कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी। ये जो इनका स्टैंड है कि नरेंद्र मोदी बस प्रधानमंत्री नहीं बने, इसी पर वो वोट लेना चाहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया या उनको उम्मीदवार ही नहीं बनने दिया। देखो किशोर, बिहार में मुस्लिम जो मतदाता है उसकी तादाद को अगर आप देखिए, हर 6 में से एक। चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया था, लालू जी को भी दिया था, कांग्रेस को दिया था किशनगंज, अररिया और उस इलाके में। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी के विरोध से वो मुसलमानों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं थोड़ा मधुकर जी से सहमत नहीं हूं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं होती है। कब कहां कौन मुड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। और माफ कीजिएगा, कैसे मुड़ेंगे आप? इतने बयानों के बाद कैसे मुड़ेंगे? नीतीश कुमार को याद कीजिए, उन्होंने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत CPIML लिबरेशन से की थी, जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट
प्रो माओइस्ट पार्टी वो है। याद दिलाना पड़ता है ना। और आज वो बीजेपी के साथ हैं, आज वो बीजेपी के साथ हैं। मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में भी यकीन नहीं करता, खासकर इंडियन डेमोक्रेसी जो है और इंडियन जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें। नीतीश बार बार ये भी कहते हैं कि जो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होगी और जिससे सबसे ज्यादा सांसद होंगे, प्रधानमंत्री उसी का होगा। जब ये भी आप एक कह के एक रूम छोड़ रहे हैं, एक जगह छोड़ रहे हैं, कल यदि यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने खुद कभी नाम लेके नरेंद्र मोदी का नहीं कहा, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जरूर कहा है, उन्होंने इशारे पूरे किए हैं, नाम नहीं लिया है, इसलिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका परसेप्शन है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि नहीं है, या ऐसी जगह तक वो पहुंच गए हैं कि नहीं। ऐसी राजनीति में सैकड़ों मिसालें आप ढूंढ सकते हैं जहां आप एक स्थिति तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने कदम वापस खींच सकें। ये तमाम उदाहरण आपको बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ होने के समय आपने देख लिया, डीएमके के बयानों के समय आपने देख लिया, उनके अलग होने के समय देख लिया। तो तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये कहना कि ये बिल्कुल असंभव है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, मैं इससे कैसे सहमत। बंगाल में तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से आप वीपी सिंह ने बीजेपी के कंधे पर भी वो आगे आ गए थे, तो ये मानना मेरा ख्याल है मधुकर जी, मैं सहमत हूं। क्योंकि नीतीश कुमार यदि कोई और बनता, शिवसेना के साथ गठबंधन में दिल्ली की सरकार में वो बैठे थे मंत्री बन करके, तो शिवसेना क्या कम कंजर्वेटिव थी? वो आरएसएस से ज़्यादा शिवसेना थी। बाबरी मस्जिद गिराने में शिवसेना तो बाकायदा ओन करती थी, उसके बावजूद। इसलिए मुस्लिम मतदाता का सवाल नहीं, सवाल ये है कि कौन जिता सकता है। वहाँ भूमिहार वोट भी यदि उनके साथ है बिहार में बीजेपी के साथ, यदि ब्राह्मण वोट है, नीतीश कुमार पूरे वोट की राजनीति पर ताकत। और दूसरी तरफ वो ये कहते भी हैं कि मैं बिहार को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहते मैं जाति को दिलाने के लिए कर रहा हूँ, मैं बैकवर्ड के लिए कर रहा हूँ। वो लालू यादव जरूर कहते थे, लेकिन ये नहीं कहते। ये वही जो गुजरात का नारा है विकास का, वही नीतीश लगाना चाहते हैं और उसके नाम पर मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं और अपर कास्ट का वोट लेना चाहते हैं। यानी नीतीश और नरेंद्र मोदी आगे किसी मजबूरी में साथ आना भी पड़े तो आ भी सकते हैं। ये राजनीति के नियम या नियम ना होना कहता है।